अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सन पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हमाद सरवर। नाजरीन, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त तमाम रियासतों को और ख़ास तौर पे अवाम को जो फेस करना पड़ रहा है वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से। अवाम ये चाहती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम दिया जाए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाए। ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के दौर के अंदर जहाँ पे हर इंसान के हाथ के अंदर मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, जहाँ से वो मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर अपनी आवाज़ जो है वो उठा सकता है। आप कभी भी अपने घर से बैठे, कहीं भी बैठे, आप कोई भी वीडियो लगा सकते हैं। उसके ऊपर कोई पूछ-गिछ नहीं है, कोई उसके ऊपर रेगुलेशन नहीं है। और रियासतें ये चाहती हैं कि वो लोगों को एक कंट्रोल्ड मैकेनिज़्म के तहत या एटलीस्ट जो है एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएँ और उसको रेगुलेट करें, जो भी कंटेंट आवाम के साथ शेयर किया जा रहा है। हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर फ़ेक न्यूज़ ने किस तरीके से जो है एक आग फैलाई है, इलेक्शंस को किस तरीके से फ़ेक न्यूज़ ने जो है इन्फ्लुएंस किया है। इन सारी चीज़ों को आज डिस्कस करने के लिए और पाकिस्तान के अंदर मीडिया का क्या मुस्तकबिल है, इन सारी चीज़ों को आज डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डीजी पैमरा, पंजाब की हेड हैं आयशा मंजूर वटू साहिबा। मैडम, थैंक यू सो मच, आपने आज हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जी, आपने यहाँ बुलाया, आने की दावत दी। थैंक यू सो मच। आयशा मंजूर वटू साहिबा जो हैं ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट नहीं है, सिर्फ डीजी पैमरा ही नहीं है, बल्कि इनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है, इनके एक फैमिली का बैकग्राउंड है। पाकिस्तान के बहुत ही नामवर सियासतदान थे मंजूर अहमद वटू साहब, ये उनकी साहबजादी भी हैं। और इसके अलावा ये एक राइटर भी हैं, शायरा भी हैं। इन्होंने अपनी किताबें पब्लिश की हुई हैं जिसके अंदर अपनी ज़िंदगी की कहानी जो है एक पोइट्री की फॉर्म में इन्होंने लिखी है। और इसके अलावा भी बहुत सारे इनके इंटरेस्ट हैं। मैडम, सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं। आपके जो फादर हैं वो बहुत पाकिस्तान के बहुत बड़े नामवर सियासतदान थे। एक आपका फैमिली बैकग्राउंड भी है पॉलिटिक्स का, सीएम पंजाब भी रहे, कई दफ़ा वो स्पीकर भी रहे। तो अ, अपने वालिद की सियासत से आपने क्या कुछ सीखा है और उसने कैसे उनकी सियासत ने आपको और उनकी तरबियत ने आपको हेल्प किया एक लेगेसी उनकी कैरी फॉरवर्ड करने के लिए? जी, मेरे वालिद की सियासत से तो बहुत कुछ सीखने को मिला, ना सिर्फ मुझे बल्कि बहुत सब लोगों को, जी बहुत जी। लोगों की ज़िंदगियों को उन्होंने मुतासिर किया। और उनकी जो सबसे मुनफरिद बात मैं समझती हूँ कि जो बाकी सियासतदानों से उनको मुमताज़ बनाती है, वो ये है कि वो बिल्कुल ग्रास रूट से उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया। ठीक है। यूनियन काउंसिल के सबसे पहले मेंबर बने। गांव की यूनियन काउंसिल थी उस वक्त, बहुत बड़े बड़े नाम थे हमारे। अकरबा में से ही बहुत सारे ज़्यादा वफाकी वज़ीर भी थे कुछ, तो बड़ा प्रेशर था। तो सही। मेरे वालिद साहब इकलौते थे, उनका कोई भाई बहन नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं थी। उन्होंने फ़ैसला किया कि मैंने आवाम की और अपने हलके की खिदमत करनी और उनके हालात को मैंने ठीक करना है। तो उन्होंने अपनी सियासत का वहाँ से आगाज़ किया और उस वक्त उनका साथ सिर्फ जो गांव का गरीब तरीन और जो पिसा हुआ तबका था, उन्होंने मेरे वालिद को वोट दिए और पहली दफ़ा वो यूनियन काउंसिल के मेंबर बने। उसके बाद इसी तरह वो ज़िला काउंसिल उकाड़ा के मेंबर बने, फिर चेयरमैन बने। और फिर जो है वो 85 का जो इलेक्शन था उसमें वो फर्स्ट टाइम एमपीए बने। सो ये उनका जो सफ़र है सियासत का, जी जी। ये 70s के एंड में शुरू हुआ सही। और तनहा शुरू किया, बग़ैर किसी सरमाए के शुरू किया। कोई इतनी लंबी चौड़ी कोई जायदादें नहीं थी, कोई कोई बिज़नेस टाइकून नहीं थे। तो उन्होंने सिर्फ अवाम के साथ अवाम की सपोर्ट से, क्योंकि उनका जज्बा सच्चा था और नीयत सही थी, बिल्कुल। तो उन्होंने अवाम की जो मदद से जो भी अपने मकामात हासिल किए, सियासत में जो ओहदे हासिल किए, वो अवाम की मदद और उनकी सपोर्ट से हासिल किए। और मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ी जो है ना, ये मिसाल है। आज हम मेरे सामने, मैं उनकी बेटी हूँ, तो मैं भी ये समझती हूँ कि अगर इंसान चाहे तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर इंसान नेक नियति से चाहे तो दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। बिल्कुल। तो आपके वालिद साहब जो थे वो जिस तरह बता रही हैं कि बिल्कुल एक इन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और इतने बड़े ओहदों के ऊपर है, वो काफ़ी हम्बल इंसान भी थे और काफ़ी मुफाहमत की उन्होंने जो है सियासत भी उन्होंने की। तो आजकल की जो नई नस्ल है उनको शायद मंजूर अहमद भट्टू साहब का इतना तारुफ नहीं है या उनकी डिटेल्स वो इतनी ज़्यादा नहीं जानते। तो कोई ऐसी बात जो आप नौजवानों को बताना चाहती हैं उनके हवाले से, या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपने उनसे स्पेसिफिकली सीखी है, कोई नसीहत वो आपको बार बार करते हो? वो जी बहुत सारी बातें करते थे। उनके जो अक़वाल थे, मैं समझती हूँ कि वो ऐसे ही थे जैसे मैं तो बेटी हूँ, ये नहीं कि मैं इसलिए बात कर रही हूँ, लेकिन वो हर बात ऐसी कहते थे जिसका बहुत डीप मतलब होता था। एक चीज़ वो जो बार बार कहा करते थे कि
अगर किसी मुआशरे ने आगे बढ़ना है, अगर किसी मुआशरे ने तरक्की करनी है, तो वो अपनी ख़वातीन को, अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करें। वो कहते थे कि तालीम एक ऐसी चीज़ है कि एक गरीब का बेटा, एक काश्तकार का बेटा, एक मज़दूर का बेटा सिर्फ़ और सिर्फ तालीम हासिल करके एक सरमायादार के बेटे का मुकाबला कर सकता है, उसी मुकाम पे जा सकता है। जो सहूलतें उसको हासिल हैं, सिर्फ तालीम ही हमें एम्पावर कर सकती है, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई है। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आप ब्यूरोक्रेट भी हैं और काफ़ी देर से इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, पैमरा के अंदर भी आप डीजी हैं, और इसके साथ साथ आप एक राइटर भी हैं, आप शायरा भी हैं। तो ये तो बड़े अपोजिंग से प्रोफेशंस लगते हैं। ब्यूरोक्रेसी एक डिफरेंट प्रोफेशन है, एक राइटर जो है वो डिफरेंट प्रोफेशन है। तो आप कैसे ये टाइम मैनेज कर लेती हैं अपना? क्या अभी भी आप लिखती हैं इस काम के साथ साथ? जी, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली जो मैंने बुक लिखी वो 2020 में जब कोविड आया था, तो तब लिखी, क्योंकि तब वर्क फ्रॉम होम था और काफ़ी फरागत थी, सब अपने घरों में ही थे, तो मैंने लिखना शुरू किया। वैसे मेरी बचपन से आदत थी कि मैं कुछ ना मैं लिखती थी, जर्नल करती थी, डायरी लिखती थी। तो और किताबें पढ़ने का भी बचपन से शौक़ था, क्योंकि मेरे वालिद साहब बहुत बुक्स पढ़ा करते थे, तो उनकी वो जो पढ़ते थे तो वो मैंने भी पढ़नी होती थी। सो मैंने बहुत ही छोटी उम्र में काफ़ी इस तरह की बुक्स पढ़ी थी, जिनका अब मैं बताऊं तो गालिबन कुछ लोग मानेंगे भी नहीं। मैं मेरे ख्याल से ग्रेड 9 में थी, तो मैंने दीवाने गालिब पढ़ा था। अच्छा। मैंने फैज़ अहमद फैज़ का जो है नुस्खा हाय वफ़ा वो पढ़ लिया था। तो उर्दू बहुत अच्छी थी। उसके अलावा पढ़ने से आपकी जो सोच है वो काफ़ी डेवलप होती है, तो वो फिर मैं लिखा भी करती थी। सो लिखने का शौक़ बचपन से था। देन मैं फिर जब जॉब में आई तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला किसी भी चीज़ का। फिर ये कोविड जब आया तो फिर फरागत थी। देन आई स्टार्टेड राइटिंग, और छोटे छोटे जो हैं, मैं छोटी छोटी नज़में, आप उनको ओपन वर्स पोइट्री कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, तो मैंने वो लिखना शुरू किया। इंग्लिश लिटरेचर में मैंने बीए में मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर था। अच्छा। तो वो फिर मैंने इस तरह से शुरुआत की, तो एक बुक जो है वो मैंने लिखी, और फिर वो उसकी रुनमाई की तकरीब हुई 2021 में, और अब दोबारा मैं एक बुक लिख रही हूँ, और वो लंदन में पब्लिश हो रही है। तो ये जो है, ये मेरा एक शौक़ है जिसको मैं परसू करती हूँ, और मैं समझती हूँ हर इंसान को कुछ ना कुछ अपनी जो प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं उनके साथ साथ अपनी कोई ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर किसी भी चीज़ में जिसमें उसको इंटरेस्ट है वो काम ज़रूर करना चाहिए। उसी से इंसान की मेंटल ग्रोथ होती है। देखिए, ये 9 to 5 वाली जो जॉब होती है ना, ये इंसान को बड़ा ज़हनी तौर पर एक महकूम सा बना देती है। आप उसी रूटीन में चक्कर, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी चल रही है। तो उससे निकलने के लिए, माइंड को थोड़ा फ्रेश करने के लिए और प्रोग्रेसिव थोड़े आइडियाज़ लाने के लिए अपने जहन में, आपको कुछ ना कुछ साइड पे ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि किताबें पढ़ना और ख़ासतौर पर राइटिंग जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारी जो नौजवान नस्ल है इस वक्त, उनका सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि वो पढ़ना भी चाहते हैं और बढ़ना भी चाहते हैं, मगर उनको किताबें पढ़ने का, ये लिखने का जो है कोई ख़ास शौक़ नहीं है। अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है बिल्कुल, सोशल मीडिया की वजह अटेंशन से। स्पैन बहुत ज़्यादा कम हो गया, और लोगों की वो एक थिंकिंग जो है वो उस तरीके से डेवलप नहीं होती जिस तरह जो है पुराने दौर में। जो आखिरी चीज़ इसी हवाले से मैं पूछ रहा था कि कोई किताब जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो और दिल करता हो बार बार पढ़ने का, वो भी बता दें हमें। मुझे इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक़ है, और मैंने इसमें जितना अभी मुझे टाइम मिलता है मैं उसमें कुछ ना कुछ पढ़ती हूँ। तो मैंने एक बुक है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी के ऊपर लिखी है। एक इंग्लिश है राइटर, लेस्ली हेज़ल्टन, तो उन्होंने लिखी है फर्स्ट मुस्लिम के नाम से। तो वो मेरी फेवरेट है किताब। मुझे जब टाइम मिलता है तो मैंने पढ़ी भी है, लेकिन बार बार पढ़ने को दिल करता है। फिर अभी एक हिंदू राइटर है दीपक चोपड़ा, तो दीपक चोपड़ा ने हज़रत मोहम्मद की लाइफ के ऊपर एक ऐसी किताब लिखी है कि आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप उस एरा में पहुंच गए हैं, और आपको ऐसे लगता है कि जैसे प्रेजेंस आपको फील होती है उन हस्तियों का, आपको लगता है आप भी वहीं पे हो। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल बुक। हिंदू हैं लेकिन पता नहीं उनके ईमान उनको आया और उन्होंने कैसे लिखी समझ नहीं आता।
बिल्कुल, ये राइटिंग जो है ये भी जी। एक अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा होता है और जो लिख सकते हैं। चलें मैडम आगे बढ़ते हैं क्योंकि अगर किताबों की बात करते रहे तो फिर तो हम पूरा घंटा नाज़रीन किताबों की बातें करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ा-सा पैमरा के हवाले से और आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस है, करियर है आपका पैमरा में, तो उसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से उसकी लंबी तारीख़ है। उसके ऊपर कई हुकूमतों ने कई दफ़ा जो है उस पे पाबंदी लगाने की भी कोशिश की, कभी उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश की है। तो बतौर पैमरा के एक आला अफ़सर के आप इसको किस नज़र से देखती हैं कि क्या पैमरा का जो रोल है, क्या वो आवाम तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है या उसको रेगुलेट करना है या लोगों को अवेयर करना है? किस चीज़ की तरफ पैमरा का सबसे ज़्यादा जो है वो इस वक्त ध्यान है? देखिए जी, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो रोल है वो ये तीनों रोल हैं जो आपने अभी बिल्कुल। बयान किए। रेगुलेट भी करना रोल है इनका पैमरा का, उसके अलावा आवाम तक जो है मेयारी प्रोग्राम्स तफरीह के जो भी प्रोग्राम्स हो वो पहुंचाना भी पैमरा की ज़िम्मेदारी। उसके अलावा आवाम में आगाही यानी कि अवेयरनेस देना भी पैमरा की ज़िम्मेदारी, आवाम को एजुकेट करना भी बिल्कुल। पैमरा की ज़िम्मेदारी है। उसके अलावा इनके लेजिस्लेशन और कवानीन बनाना, ऐसे कवानीन बनाना जो हमारी आवाम के फ़ायदे में हों मीडिया के हवाले से, जिससे उनको कुछ सीखने को मिले, तो ये भी पैमरा की ज़िम्मेदारी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मैं समझती हूँ बहुत बड़ी डोमेन है और अगर इसको समझें तो हर चीज़ में ही देखें ना, हेल्थ सेक्टर भी इसमें कवर हो जाता है, एजुकेशन सेक्टर भी कवर हो जाता है। आपने अवेयरनेस देनी है ना आवाम बिल्कुल। को, तो इसमें तो तमाम जो हैं चीज़ें वो कवर हो जाती हैं। तो मैं समझती हूँ कि पैमरा की बहुत ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, इस पे ये राय ये पाई जाती है कि पैमरा की जो रेगुलेशंस आती हैं और पैमरा जिस तरीके से मीडिया को रेगुलेट करता है, उससे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो स्पेस है वो श्रिंक होती जा रही है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो जब आप इस तरह के कवानीन बनाते हैं, जब उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो क्या स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेते हैं, जितने मीडिया हाउसेज हैं उनको? देखिए जी, एक जो हमारा कानून है, कानून नहीं मैं कहूँगी, वो जो हमारा ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, तो हमारी तमाम जो एनफोर्समेंट है, हमारी तमाम जो मॉनिटरिंग है, मेनली वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बेस के ऊपर होती है। और जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट वो है 2009 का जो आपका एक वो है। गालिबन आपके भी इल्म में होगा, बिल्कुल। सबके इल्म में है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से ही वो बनाया गया था बिल्कुल। कोड ऑफ कॉन्डक्ट। तो उसमें मैं नहीं समझती कि कोई ऐसी चीज़ शामिल है कि जिससे कोई, आप अगर आवाम में कोई अच्छी चीज़ को आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, आप आवाम को बताना, कोई प्रोग्रेसिव बात बताना चाह रहे हैं, आप आवाम को एजुकेट करना चाह रहे हैं, आप आवाम के मसाइल हल करना चाह रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज़ मैं नहीं समझती कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट में मौजूद है जो आपको ये सब करने से रोकती है। बिल्कुल। तो क्या मीडिया हाउसेस जो हैं वो इस पे आपके साथ ताउन करते हैं पूरे भरपूर तरीके से? जो भी आप उनको नोटिसेस जारी करते हैं या जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट्स की उनको रेगुलेशंस जारी करते हैं आप? बिल्कुल, मीडिया हाउसेस हर किस्म का ताउन करते हैं और उसमें शिकायत भी आती रहती हैं आवाम ठीक की है। तरफ से, कंप्लेंट्स भी हमें आती हैं। क्योंकि देखिए ना, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ज़्यादा जो हमें कंटेंट के ऊपर जी, जी। जो जो कंप्लेंट्स आती हैं, ड्रामास के कंटेंट के ऊपर आती हैं ठीक कि है। जी कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जी ये फुहाशी फैल रही है, कुछ लोग हैं ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है। लेकिन आप देखें कि अ, ये जो चीज़ है इसको कोई एक तबका जो है वो डिफ़ाइन नहीं कर सकता। बिल्कुल। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ तरह के मल्टी कल्चरल ये सोसाइटी है, इसमें हर तरह के माइंडसेट रखने वाले लोग रहते हैं। मैं समझती हूँ कि ये अच्छी बात है और हमें हर किसी की राय का एहतराम करना चाहिए। तो इस किस्म की हमें कंप्लेंट्स आती रहती हैं और उनको हम टेकअप करते हैं, तो तमाम मीडिया हाउसेस कंप्लाइंस करते हैं हमारे अच्छा, ये साथ। आपने बड़ी रेलेवेंट बात की है कि अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि जनाब हमारे चैनल्स के ऊपर फाशी दिखाई जा रही है ड्रामों के ऊपर। तो उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं कि उन कंप्लेंट्स को आप कैसे टेकअप करते हैं और उस बेसिकली ऑब्सैनिटी जो कानून के अंदर एक टर्म है उसको आप डिफ़ाइन कैसे करते हैं? कोई ऐसी आप इंसिडेंट हमें बता सकते हैं कि जिस पे आपने चैनल को नोटिस इशू किया हो कि जनाब ये जो आप कंटेंट दिखा रहे हैं ये हमारे रवायात के मुताबिक नहीं है? इसमें जी कोड ऑफ कॉन्डक्ट हमारा सीधी बिल्कुल साफ़ है इसमें कि ऐसी कोई चीज़ जो हमारी सोसाइटी पे, हमारे बच्चों पर देखने में बुरा असर डाले, जो हमारे नौजवान यंगस्टर्स पे बुरा असर डाले, ऐसी कोई चीज़ जो हमारे कल्चर, हमारी रिवायात के ख़िलाफ़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल शादी एक इंस्टीट्यूशन है हमारे
सोसाइटी का, बिल्कुल सही है। तो उसके अगेंस्ट अगर जाकर कोई ऐसी चीज़ दिखाई जाए कि जिसमें उसको बुरा कहा जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ें कही जा रही हैं, तो तब आवाम हमें करती है। मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी है। तो लोग जो भी कंप्लेंट्स करते हैं उसका हम नोटिस लेते हैं और फिर हमारा एक काउंसिल ऑफ कंप्लेंट का ठीक है। आपने नाम सुना होगा, प्रोविंशियल लेवल पर ये इदारा कायम है और इसके जो मेंबरान हैं, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो पेमरा से नहीं होते, उनको बाहर से लिया जाता है। दे आर एमिनेंट सिटीजन्स और उनकी कंट्रीब्यूशंस होती हैं सोसाइटी में, इसलिए उनको लिया जाता है। फिर वो कंप्लेंट्स रिसीव करते हैं, वो वहाँ पर उनकी मीटिंग में डिसाइड करते हैं, कंप्लेनेंट को भी बुलाते हैं, रिस्पोंडेंट को भी बुलाते हैं। तो फिर एक तरीक़ाकार, जिस तरह आप समझिए कि कोर्ट में जिस तरह की प्रोसीडिंग्स चलती हैं, तो फिर डिसाइड किया जाता है कि आया ये कंप्लेंट ठीक है, गलत है, उसमें आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो इस तरह से जो है वो फिर रिकमेंडेशंस देते हैं अथॉरिटी को और उस पर फिर डिसीजन होता है। अच्छा, यहाँ पे अक्सर लोगों की एक की तरफ से एक सवाल आता है, आपने भी देखा होगा कि टीवी चैनल्स जो हैं वो इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स करते हैं कि जहाँ पे लोगों को लगता है कि शायद उनकी ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हो रही है। कभी किसी नाके के ऊपर या किसी जगह पे, किसी पार्क के अंदर आवाम के सामने कैमरा ले जाते हैं कि जी आप इस चीज़ का जवाब दें, ये बताएं, ये बताएं। लोग नहीं चाहते कि वो इस तरीके से मीडिया के सामने आएं। क्या इस तरह के प्रोग्राम्स को आप अलाउ करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। सही जी बिल्कुल, इसमें तो साफ हमारा कानून कहता है कि कोई ऐसी चीज़ आप प्राइवेसी किसी की नहीं आप इन्वेड कर सकते। इस तरह से जाके आप लोगों से ज़बरदस्ती इंटरव्यूज़ नहीं ले सकते, ज़बरदस्ती उनका मौक़िफ़ नहीं ले सकते। तो ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है। तो अगर किसी बंदे के साथ ऐसा वाक़या पेश आए तो वो पैमरा में कंप्लेंट कर सकता है? जी, वो कंप्लेंट करे। हमारा अब तो टोल फ्री नंबर भी है, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट भी है। दूसरा हमारा लाहौर में ऑफिस है, तो किसी भी टाइम वो आ सकते हैं, ओपन डोर पॉलिसी है हमारी, तो जब मर्जी आएँ और कंप्लेंट करें, उस पर फ़ौरन एक्शन होता है। बिल्कुल नाज़रीन, ये एक बड़ी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है आयशा मंजूर भट्टू साहबा ने हमें दी है कि अगर आपके साथ कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है कि जहाँ पे कोई भी मीडिया हाउस का कोई भी बंदा, कोई भी नुमाइंदा एंकर आपके सामने फ़ौरन माइक लेके आ जाता है और आप नहीं चाहते कि आपकी वो वीडियो जो है वो टीवी के ऊपर चले, तो आप पैमरा में कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा मैडम, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं फ़ेक न्यूज़ के हवाले से। आपको पता है कि मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त मीडिया का, और इसके ऊपर 2023 के अंदर भी एक अमेंडमेंट है जिस पे मिस इन्फॉर्मेशन को, डिस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने ऐड किया गया है कि ये जो है ये नहीं फैला सकते। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि मिस इन्फॉर्मेशन को पैमरा किस तरीके से डिफ़ाइन करता है और प्रैक्टिकली आप कैसे ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जो थी ये फ़ेक न्यूज़ थी और कौन सी सच थी? देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि ऐसी कोई इत्तला कोई एंकर या कोई मीडिया हाउस कोई देता है जो कि उनको भी सही तरह मालूम नहीं थी और उन्होंने जल्दबाजी में उसको कह दिया या लोगों तक पहुंचा दिया, और बाद में जब उनको पता चला कि ये गलत थी तो उन्होंने उसकी तरदीद कर दी और उसमें उन्होंने कहा कि ये हमसे गलती हुई है, तो ये आप मिस इन्फॉर्मेशन ये कहलाती है। डिसइंफॉर्मेशन ये है कि आप एक मेलाफाइड इंटेंशन के तहत प्लान करके किसी के ख़िलाफ़ प्रॉपर आप एक मुहिम का आगाज़ करते हुए आप कोई ऐसी ख़बर चलाएं जिससे किसी शख्स का, किसी इदारे का, सोसाइटी में किसी का भी उनकी इज़्ज़त पर हर्फ आता हो या उनकी गलत जो है उनकी रिप्यूट लोगों तक पहुंचती हो। ठीक है। तो वो जो है वो डिसइंफॉर्मेशन है। सही है जी। तो अभी तक आपने कोई एक्शन लिए किसी मीडिया हाउस के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए पैमरा की तरफ से? काफ़ी ज़्यादा जी, हमारे तो जो काउंसिल में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं इस हवाले से और हमने काफ़ी लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया है, लोगों की सस्पेंशंस भी हुई हैं प्रोग्राम्स की। तो अब हालात ये हैं कि जो लोकल जो हैं रिपोर्टर्स, जैसे नामा निगार होते हैं कि चैनल्स के जो लोकल जो हैं रिपोर्टर्स जो होते हैं, वो जब इस तरह करते हैं तो फिर चैनल्स जो हैं वो उनको ऑन करने से बाद में वो कहते हैं हमारा तो इनसे कोई लिंक ही नहीं है, हालांकि वो उनके माइक लेके फिर रहे होते हैं। अच्छा। तो ये हमें बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि जब इस तरह का कोई फॉर एग्जांपल तहसील के लेवल पे छोटे शहरों में जो इनके नुमाइंदे होते हैं, तो
वो इन्हीं के नुमाइंदे होते हैं, मीडिया बिल्कुल। हाउसेस के, उनकी रजिस्ट्रेशन हुई होती है, वो उनके माइक लेके फिर रहे होते हैं। तो वो जब ऐसी कोई झूठी खबरें निकालते हैं और जब हम उन पे एक्शन लेने की कोशिश करते हैं तो मीडिया हाउसेस कहते हैं हमारा तो इनसे कोई लिंक ही नहीं है, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। और वाकई में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बिल्कुल। क्योंकि कुछ जो चीज़ें हैं वो तो कभी भी डॉक्यूमेंटेड, तो कई चैनल्स ऐसे हैं कि वो डॉक्यूमेंटेड हर चीज़ नहीं करते। तो यहाँ पर आकर हमें थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि हमने आखिर पकड़ना है तो हमने किसको पकड़ना है। बिल्कुल ठीक है। ये तो आपने बड़ी रेलेवेंट बात बताई है। इसके अंदर ये भी एंगल आ जाता है कि बहुत सारी जो मिस इन्फॉर्मेशन, जो फेक न्यूज़ है, वो ब्रॉडकास्ट मीडिया पे नहीं चलती, वो आती है सोशल मीडिया के ऊपर। तो सोशल मीडिया तो टेक्निकली तो आपकी डोमेन के अंदर नहीं आता, वो तो उसको तो पीटीए फिलहाल जी। देख रही है उसको। तो उसके ऊपर भी आप कोई एक्शन लेते हैं या वो सोशल मीडिया जो है वो सिर्फ वही उनके कंट्रोल में ही है? सोशल मीडिया जी फ़िलहाल तो उन्हीं के कंट्रोल में है। ठीक है। और लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जो सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है, वहाँ पर अगर कोई चीज़ आ जाती है तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम सही। उसमें एक्शन लें। लेकिन फ़िलहाल जो है हालात आपके सामने ही हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई बिल्कुल। चेक नहीं है। और साइबर क्राइम विंग जो है एफआईए का, या और आप एक दो और अथॉरिटीज़ जो नई बनी हैं, वो रिएक्टिव बॉडीज़ ज़्यादा लगती, कंप्लेंट बेस बिल्कुल ज़्यादा ऐसे। लगती। वो इनिशिएटिव्स नहीं लेते, उनके कोई ऐसे प्रोग्राम्स नहीं हैं जिससे लोगों को नज़र आए कि बहुत काम हो रहा है इसके ऊपर। बिल्कुल। तो इसमें मैं समझती हूँ कि जी पूरी दुनिया में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो प्रिंट मीडिया है वो एक ही अथॉरिटी रेगुलेट करती है। क्योंकि देखें ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इवेंचुअली तो ये चीज़ें इवॉल्व करनी है और इंटरलिंक्ड ही रहनी है एक दूसरे के साथ। बिल्कुल। तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे एक ही टाइम पे उनका काम करना बहुत मुश्किल है, जब आपस में कोई उस तरह की कोऑर्डिनेशन भी नहीं। तो हम जो चीज़ टेकअप करते हैं वो किसी और इदारे पे जाकर रुक जाती है, फिर आगे किसी और इदारे पे जाकर रुक जाती है। तो इस तरह से एक फ़्लो नहीं है, फ़्लो बन नहीं पाता। बिल्कुल। तो बेहतर ये देखें, यूके में आप देखें ऑफकॉम है, इस तरह बाकी ममालिक में देखें, सब एक ही अथॉरिटी है जिसके अंडर ये सारी उसके चीज़ें अंडर आता आती है। हैं। तो मेरे ख्याल से ये अगर हो जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है मीडिया को लेकर, वो तो पैमरा वो है, जो पैमरा है। लोगों को नज़र भी आ रही और सोशल मीडिया की ऐसे रेगुलेटरी अथॉरिटी कोई नहीं है। है। वो सारी, बिल्कुल। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वो एक रिएक्टिव उनकी अप्रोच होती है। पीका के अंदर भी जो है अगर आप देखें तो उसके अंदर भी सिर्फ क्राइम्स हैं कि अगर आप कोई ऑनलाइन कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर देते हैं, कोई जी, डिफेम कर देते हैं। मैं समझती हूँ कि जी ये बड़ी ना एक्सट्रीम जो है अप्रोच है। हम्म, और इस तरह अगर कोई एंकर है, कोई मीडिया हाउस है, ऐसे कोई उनसे हो गई है, चीज़ निकल गई है, बिल्कुल। तो उसको जो पैमरा के रूल्स हैं, जो पैमरा के उसी अंदाज में, उसी तरीके से उनको टेकअप करना चाहिए, सही। बजाय कि उनको एक क्रिमिनल क्रिमिनल बना के। एक्टिविटी। बल्कि मैं समझती हूँ मीडिया हाउसेस को चाहिए कि अब सेल्फ रेगुलेशन की तरफ आएँ। सेल्फ रेगुलेशन ये है कि आप खुद पढ़े लिखे, सब एनलाइटमेंट है आप लोगों को, एनलाइटेंड लोग हैं आप, आपको खुद पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसमें हम आवाम के लिए क्या उनकी कोई खिदमत कर रहे हैं, या हम किसी की अवेयरनेस किसी चीज़ में हम क्रिएट कर रहे हैं, या हम झूठी खबरें फैला रहे हैं। आई थिंक इतना तो पाकिस्तानी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो मैं समझती हूँ कि सेल्फ रेगुलेशन या को रेगुलेशन ये है कि आप पैमरा के साथ पूरा पैमरा के साथ ताउन मिलके, करें, बिल्कुल। मिलकर कोई ऐसा मैकेनिज़्म तय करें जिसमें दोनों फरीकैन जो हैं उनका काम बखूबी हो सके। बिल्कुल, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि कोई को रेगुलेशन का मैकेनिज्म बनना चाहिए, जो कि पूरी दुनिया में हो भी रहा है। वहाँ पे सिर्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी मीडिया को रेगुलेट नहीं करती, स्टेक होल्डर्स मिल के, वो सारे मिल के करते हैं। क्योंकि जिस तरह भी हम बात कर रहे थे मिस इन्फॉर्मेशन की, वहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आ जाता है कि जो जर्नलिस्ट है वो जब कोई ख़बर देता है, वो अपने से सोर्सेज का बताता है कि जी मुझे सोर्सेज से पता लगी है, और उसके पास भी शायद उस चीज़ की पूरी डिटेल नहीं होती, जो कि किसी भी सहाफ़ी के पास शायद प्रैक्टिकली नहीं हो सकती, बिल्कुल। मगर वो चीज़ भी फिर बाद में फेक न्यूज़ के इसमें ज़ुमरे में इसके आ हवाले जाएगी। से हमने कुछ अभी इनिशिएटिव्स लिए हैं। मैं जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो लोकल इनके होते हैं रिपोर्टर्स, जी जी। वो ट्रेंड नहीं है, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है।
और वो मेनली तो वो रिपोर्टर्स बनते ही वहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए और अपने अपने उनके जो ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ वो चीज़ें करने के लिए मेन मकसद ये होता है। बिल्कुल। तो इसमें ट्रेनिंग नहीं है, उनको पता नहीं है, उन तक तो पेमरा के जो कवानीन हैं उनकी आगाही ही नहीं है। अब हमने रिसेंटली जब से मैंने चार्ज लिया है हमने ये करना शुरू किया है कि हम जो हमारे प्रेस क्लब्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स के, तो वहाँ पे हमने विज़िट करने शुरू किए हैं, सहाफ़ियों से इंटरेक्शन शुरू किया है और उनको मैं ख़ुद बल्कि जाके मैं उनसे मिली हूँ। अभी तक हमने कुछ 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स के हमने विज़िट्स कर लिए हैं। तो सहाफ़ियों से जब इंटरेक्शन हुआ और जब मैंने उनको पेमरा के रूल्स, रेगुलेशन, कोड ऑफ कॉन्डक्ट ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो ये काउंसिल ऑफ कंप्लेंट का बताया, फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन का बताया, तो उनका मौक़िफ़ ये था कि हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। सो ये है कि जितनी मेहनत आप ग्राउंड पे करें आपको उतनी करनी चाहिए और मैं समझती हूँ चेंज जो है ना वो नीचे से ऊपर तक आता है। जी, इसमें आप कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को भी आप ऑन बोर्ड ले रहे हैं, क्योंकि जो बेसिक ट्रेनिंग है वो तो स्टूडेंट्स की होनी है जो जर्नलिज्म या मास मीडिया का बैचलर्स कर रहे हैं, तो क्या आप उनके लिए भी कोई गाइडलाइंस बना रहा है पेमरा कि स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ें सारी सिखाई जाएं? जी, मैंने उसमें यूनिवर्सिटीज़ के विज़िट किए हैं और कॉलेजेस के विज़िट्स किए हैं। तो उसमें विज़िट का मकसद बेसिकली यही होता है कि वहाँ स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन हो, उनको तमाम कवानीन के बारे में बताया जाए और अनफॉर्चुनेटली नहीं पता लोगों को अभी तक, और हमारा जो काम हो भी रहा है वो शायद लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा। और अभी तक एक यही इम्प्रेशन है कि जी पेमरा बंद कर देता है, हर चीज़ को बैन कर देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है उसके ऊपर कदगन है, तो हालांकि ऐसा नहीं है। मैं तो पर्सनली मैंने तमाम जो जिन जगहों पे मैं गई हूँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मैं गई हूँ, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर मैंने स्टूडेंट्स से बात की है और मकसद यही था कि उनमें अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि पेमरा का जो डोमेन है वो इससे बहुत बड़ा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और ब्रेक के बाद आयशा मंजूर भट्टू साहिबा के साथ अपनी गुफ्तगू जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सन पॉडकास्ट और आज हमारे साथ मौजूद हैं डीजी पेमरा आयशा मंजूर भट्टू साहिबा। मैडम, एक आम तासुर अवाम में ये दिया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर चैनल या मीडिया हाउसेस सिर्फ वो बिजनेसेस जो बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वो बनाते हैं अपने बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या ये बात सच है? नहीं, ये पूरा सच नहीं है। ठीक है। और भी लोग अपने इंटरेस्ट को वो कवर करने के लिए बनाते हैं, खाली बिजनेस वाले नहीं बनाते। तो इस पे कोई पेमरा कोई आप इसके ऊपर रिसर्च करते हैं या इस चीज़ को आप रेगुलेट करते हैं? देखिए जी, हमारे जो लाइसेंस के रूल्स हैं वो तो बड़े क्लियर हैं कि उसमें हमने तो अपना भी एक जो हमारा सिस्टम है हमने उसके अंदर रहते हुए भी काम करना है। कोई भी पाकिस्तान का शहरी जिसका बिज़नेस पाकिस्तान में है तो वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमारे रूल्स का अगर आप देखें तो उसमें कुछ एक दो चीज़ें हैं, बस ये कि बाहर उनकी फॉरेन नेशनल नहीं होगा, उसकी जो नेशनैलिटी वगैरह वो पाकिस्तान, क्योंकि बिज़नेस के मेन जो इंटरेस्ट है ज़्यादा वो पाकिस्तान में होगा, तो कोई भी शहरी जो है वो कर सकता है अप्लाई। ये तो वैसे पूरी दुनिया के अंदर है कि जो भी बिजनेस ओनर्स होते हैं उनके एक चैनल्स भी होते हैं। ऑब्वियसली मीडिया भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस पूरी दुनिया के अंदर है, मगर आपके ख्याल में पाकिस्तान में ये तासुर क्यों बन गया है ये चीज़? हमारे यहाँ जी तासुर बनने में बहुत जल्दी लगती है लोगों को। लोग तैयार बैठे होते हैं कोई भी तासुर बनाने के लिए, तो तासुर गलत भी होता है। ये पूरी सही हकीकत इसमें नहीं है, मैं समझती हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये है कि बहुत सारे जो मीडिया चैनल्स पाकिस्तान में बनते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुशर्रफ दौर के बाद से पाकिस्तान में इधर मीडिया का एक बूम आ गया, बहुत सारे चैनल्स बने, पेमरा में बहुत सारे लाइसेंसेस भी दिए, मगर मीडिया हाउसेस बंद भी उतनी तेज़ी से ही हो जाते हैं। फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं, वो सैलरीज नहीं अपनी टाइम पे दे पाते, तो इसकी आपको क्या वजूहत लगती हैं कि मीडिया हाउसेस पाकिस्तान में इतनी जल्दी बंद क्यों हो जाते हैं? फिर कंटेंट, मैं समझती हूँ कि जी वो उनकी वर्किंग जो है वो कंटेंट से हट के बाकी चीज़ों में ज़्यादा होती है। अगर कंटेंट पे ध्यान दें, अब देखिए जितने भी हमारे चैनल्स इस टाइम चल रहे हैं जो फ्लरिश कर रहे हैं मज़ीद आगे, आप उनका कंटेंट देख लें, बिल्कुल, तो व्यूअरशिप उनकी आप देख लें,
तो ये तो ऐसा मैथमेटिक्स नहीं है जिसकी किसी को समझ नहीं आती। तो कंटेंट पे मेरे ख्याल से तवज्जो होनी चाहिए। ठीक, कंटेंट में आपको क्या लगता है कि उस पे क्या ऐसी चीज़ है जो कि चैनल्स को उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए जी, एंटरटेनमेंट भी है, जो एजुकेशन भी है, उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स करने चाहिए। उसमें मैं समझती हूँ कि नई चीज़ें लानी चाहिए जो पहले नहीं है। अगर आप एक ही लाइन पे चले जाओगे कि जो किसी ने किया है उसी की आपने फिर सेकंड थर्ड कॉपी करके देना है, तो फिर लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। इट इज़ ऑल अबाउट व्यूअरशिप। बिल्कुल सही है। तो जो आवाम जिसको देखना पसंद करते हैं उसको वो देखते हैं, और जिनका नहीं कंटेंट उस क्वालिटी का होता और वो नहीं आवाम को वो दे पाते या दिखाते कि जो वो देखना चाहते हैं, तो फिर मैं समझती हूँ कि नहीं, ये तो हर बिजनेस पे ये अप्लाई बिल्कुल। होता है। अच्छा, कंटेंट में जब तक आप नई चीज़ जी नहीं जी लाएंगे, जी जी इनोवेशन नहीं होगी, ग्रोथ नहीं बिल्कुल होगी, किसी चीज़ में कोई नए आइडियाज़ नहीं होंगे, बिल्कुल तो दुनिया का हर बिजनेस बंद हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, कंटेंट पे मैं अभी आता हूँ कि कंटेंट के बहुत सारे चैलेंजेस हैं पाकिस्तानी चैनल्स पे। हम फाइनेंशियल जो चैलेंजेस थी उनकी बात कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा चैलेंज, और आपके पास भी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आती होंगी कि जो मीडिया हाउसेस जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज टाइम पे नहीं दे पा रहे। इसके ऊपर रिसेंटली अमेंडमेंट्स भी आई जी। हैं पैमरा के लॉज के अंदर के 2 महीने की सैलरी से ज़्यादा आप डिले नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो उसके ऊपर रिपरकशंस भी हैं उनके। तो इसके ऊपर क्या अभी आपके पास ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं? क्योंकि अभी भी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि मीडिया हाउसेस 3-3 4-4 महीने तक अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज नहीं दे पा रहे। जी, हमारी जो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट है जी, उसके पास पहले ये इख्तियार नहीं था ठीक है। कि एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड जो है वो कंप्लेंट्स टेकअप कर सकें, लेकिन अभी जो 23 में अमेंडमेंट हुई है जी, उसके तहत काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को इख्तियार दे दिया गया है कि जो मीडिया हाउसेस के एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी सैलरीज से मुतालिक जो ठीक हैं है। वो कंप्लेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास काफ़ी कंप्लेंट्स आई हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि जब उन कंप्लेंट्स को हमने देखा और उनमें जब हमने उनको स्टडी किया, तो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए कि आप साबित कर सको कि हम इनके एम्प्लॉय हैं। देर वर नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, कोई उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, किसी अच्छा। की सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर बात हो रही है, जी हमने आपको हायर कर लिया, वो कह रहे हैं ठीक है, आपकी इतनी सैलरी है, वो कह रहे हैं ठीक है, कोई चीज़ डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ऐसी सूरत हाल में पैमरा कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही तो हमें कुछ एविडेंस चाहिए होता है कि आया ये आप इस इदारे में अगर काम, और हमें पता है कि लोग ऐसे ही आजकल काम कर रहे हैं कि मीडिया मालकान मैक्सिमम चाहते हैं कि हमारे कोई भी चीज़ बगैर डॉक्यूमेंटेड ना हो, कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉयज़ को हायर कर बगैर लें। ऐसे ही काम लेते रहते हैं। आप 2 महीने काम करें, 3 महीने काम करें, 3 महीने के बाद वो जब पूछते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं अभी और थोड़ा, मेरे सामने कुछ मिसालें। अच्छा। तो जो है फिर वो सबसे अफसोसनाक बात ये है कि ऐसे जो लोग हैं, जो ऐसे विक्टिम्स मैं उनको कहूँगी, वो पैमरा में इसलिए कंप्लेंट नहीं करते कि कल को उनको किसी और चैनल पे भी काम नहीं मिलेगा, बिकॉज दे थिंक दैट इट इज़ अ माफिया, बिल्कुल सही दैट है। ये सब आपस में इकट्ठे हैं, और अगर हमने एक चैनल की शिकायत की तो हमें कोई और चैनल भी कोई और भी नहीं नहीं लेगा। रखेगा। सो ये है कि जो भी है आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो करें। एम्प्लॉयज़ को भी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट अपना प्रॉपर उसमें देखें कि क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल हैं, इन राइटिंग वो है, तो दूसरी सूरत में फिर पैमरा उसमें कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये तो आपने बड़ी हमें इंटरेस्टिंग एक बात बताई कि बगैर कॉन्ट्रैक्ट्स के लोग कई माह जो है वो काम करने मजबूर। मैक्सिमम बिल्कुल। मोस्टली जो लोग हैं, अच्छा, मोस्टली लोग, मोस्टली जी जी, यही इसी तरह के एम्प्लॉयज़ हैं मीडिया। मोस्टली इसी तरह के। अच्छा, इसमें मैडम जब हम फाइनेंसेस की बात करते हैं तो एक तरफ पैमरा जो है वो एक आज़ाद इदारा है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आती, एक एटलीस्ट टिल द जहाँ तक कानून की बात है, किताबों की हद तक पैमरा जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और वो उस तरीके से फंक्शन भी करती है। मगर हमारे जितने मीडिया हाउसेस हैं उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो एड्स हैं जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं। गवर्नमेंट एड्स उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, और जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है जिसको वो कंट्रोल करती है। तो अगर कोई चैनल जो है अगर वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात करे तो क्या गवर्नमेंट उसकी वो रोक भी सकती है, उसकी एड्स वगैरह रोक भी सकती हैं? तो आपको नहीं लगता कि ये जो एड्स देने का भी जो एक अथॉरिटी है ये भी पैमरा के पास होनी चाहिए? देखिए जी, हम रेगुलेट करते हैं तो हम उनको कैसे ऐड दे सकते हैं? तो ये तो मेरा नहीं ख्याल कि ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल भी है। दूसरी बात ये कि इट्स नॉट मॉरली राइट कि हम जिनको रेगुलेट कर रहे हैं उनका हुक्का पानी भी हम अपने हाथ में रख लें।
सो जो ये चल रहा है वैसे मेरे ख्याल से ये ठीक जिस तरह चल रहा है। और दूसरी बात आपने की कि इख्तियार होना चाहिए, तो होना तो काफ़ी कुछ चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमारा जो पेमरा जो इदारा है उसके तमाम जो फंड्स हैं वो हम खुद जनरेट करते हैं। अच्छा, लाइसेंसिंग के थ्रू जो आपने ठीक है। बात की कि कागज़ों में ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, लेकिन ऐसी ही बात है। ये बिल्कुल एक अलग इंडिपेंडेंट इदारा है। इसकी तमाम तर जो रेवेन्यू है वो हम खुद जनरेट करते हैं थ्रू लाइसेंसिंग। तो इस हवाले से तो हम बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हैं। बिल्कुल सही है जी। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कंटेंट की। एक पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल चैलेंज फेस करना पड़ा लास्ट ईयर भी, कि जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई तो उसके बाद हुकूमत को भी ये रियलाइज़ हुआ कि जनाब पाकिस्तान की जो है इंटरनेशनल मीडिया में इतनी आवाज़ नहीं है, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश न्यूज़ चैनल नहीं है यहाँ पे। और उससे पहले भी हमने देखा कि एक यूरोपियन यूनियन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पता लगा कि इंडिया जो है वो एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन पूरी दुनिया में फैला रहा था अगेंस्ट पाकिस्तान, सोशल मीडिया के थ्रू भी और वैसे भी। तो जब हम देखते हैं इंडिया को, तो इंडिया के अंदर बहुत टॉप नॉच उनके इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स हैं और वो उनके अपने लोकल ही प्रेजेंटर्स हैं जो कि उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, अब कुछ चैनल्स बनना शुरू हुए हैं। तो उसकी क्या वजह है? पाकिस्तान जो है वो इंग्लिश न्यूज़ के अंदर इतना पीछे क्यों रह गया है बाकी दुनिया से? ये जी एक इम्प्रेशन भी है, मैं समझती हूँ कि इंग्लिश की वजह से पाकिस्तान का नैरेटिव पहुँच नहीं सका। सही। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ इंग्लिश चैनल्स बहुत कम हैं। पीटीवी का एक चैनल है, फिर डॉन का एक था चैनल जहाँ तक मुझे याद है, और अब कुछ नए जो हैं चैनल्स वो आए हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये जी जब कुछ ऐसे जंगी माहौल बनता है तो उस वक्त हमें एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव की ज़रूरत होती है, बिल्कुल ठीक और है। स्ट्रॉन्ग नैरेटिव ऐसा जो कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो आवाम तक, लोगों तक पहुंच सके, दुनिया तक पहुंच सके। तो ये तो बिल्कुल कमी हमें फेस करनी पड़ी अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच में। उसके अलावा होने चाहिए अंग्रेज़ी के चैनल्स, होने चाहिए। अंग्रेज़ी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और ज़रूर होने चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि रिसेंटली मैंने एक कॉन्फ्रेंस थी टेक वीक चाइना के नाम, टेक वीक शंघाई के नाम से, और मैंने शंघाई का विज़िट किया। वहाँ पर आप यकीन करें कि इंग्लिश का एक लफ्ज़ भी आपको ना देखने को मिलता है, ना पढ़ने को मिलता है, ना कहीं भी कोई चीज़ इंग्लिश में नहीं है। और उसके अलावा मैं उसके बाद टर्की, आई वॉज़ इन टर्की, तो वहाँ पर भी मुझे तकरीबन सेम हालात नज़र आए कि टर्किश लैंग्वेज है और टूटी फूटी वो अंग्रेज़ी बोल रहे होते हैं। तो मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि ये जो कौमें हैं ये अंग्रेज़ी के बगैर कैसे यहाँ तक पहुँची हैं। उसका जवाब ये है कि इट इज़ नॉट ओनली लैंग्वेज, इट इज़ ओवरऑल सिचुएशन। आप फाइनेंशली कहाँ पर खड़े हो, आप इकोनॉमिकली, आप सोसाइटी वाइज आप कहाँ पर खड़े हो, आप एजुकेशन वाइज आपकी सोसाइटी कहाँ पर खड़ी है, आपके लोग कितने एम्पावर्ड हैं, ये सब कुछ मिलकर फिर नैरेटिव स्ट्रॉन्ग आपका जाता है दुनिया तक। अगर आप इकोनॉमिकली वीक हो, आपकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, आप जितनी मर्जी अंग्रेज़ी बोल लो, आपको लोगों ने वही समझना है जो आपकी हकीकत है। तो मैं समझती हूँ हर सेक्टर में काम होना चाहिए, नॉट ओनली लैंग्वेज। हमें हर सेक्टर में काम करना है, हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं। ये ठीक बात है कि अभी जो हमारी जो मीडिएशन हमने कराई है यूएस की, ईरान की, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। और मैं कहती हूँ कि वो उसके पीछे हमारी जो गवर्नमेंट है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, सिर्फ उनकी वजह से ये पॉसिबल हो सका है। मुझे अल्लाह जानता है कि क्या स्ट्रेटजी अल्लाह ताला ने उनको, जिस तरह गॉड गिफ्टेड होगी मे बी, तो लेकिन वरना ऐसी जो है, हमने हमारे मुल्क में कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि जिसमें हमारा कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव जाता। ये जो एक अचीवमेंट है, ये एक ह्यूज अचीवमेंट है। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, तो अब अपने आप को अगर हमने मेंटेन करना है तो फिर हमें अपने मुल्क की जो है इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमें अपने मुल्क के बाकी तमाम जो मामलात हैं हमें उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो वरना जो है मेंटेन करना मुश्किल है।
बिल्कुल, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि पाकिस्तान, ये जो हम जब बात करते हैं इंटरनेशनल अपने नैरेटिव के हवाले से, तो उसमें सिर्फ मीडिया नहीं है, बल्कि उसमें एक ओवरऑल हमारी सोसाइटी जी, और बाकी सारी चीज़ों का भी। इसमें लैंग्वेज जो है, बिल्कुल, लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। लैंग्वेज का रोल उस वक़्त बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जब ऐसे माहौल, ऐसा कोई सिनेरियो होता है जैसे अभी हमने देखा है इंडिया बिल्कुल, पाकिस्तान वॉर में। बट अदरवाइज़ हमें हर शोबे में काम करने की ज़रूरत बिल्कुल। है। अच्छा, इसमें इसी के अंदर ही एक क्योंकि आपका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर भी आपकी काफ़ी गहरी नज़र है। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है, अब ये जो इंटरनेशनली उसका इमेज इंक्रीज़ हुआ है, क्या वो उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ट्रांसलेट करने में कामयाब हो जाएगा? इस पे जी बहुत काम करने की ज़रूरत है। सही। इसमें मैं समझती हूँ कि हमारा जो फ़ॉरेन अफेयर्स है, हमारा जो वज़ारत ख़ारजा है, उसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। उसके अलावा हमारे जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है, जो फ़ॉरेन पॉलिसी बनाई गई बिल्कुल, है रिसेंटली, वो बहुत कामयाब रही है। तो अब हमने देखना है कि हमने इस कामयाबी से कितना फ़ायदा उठाना है। बिल्कुल। ये जो तमाम ममालिक आज हमारे साथ खड़े हुए हैं, हुँ, हमें देखना है कि हम इनसे मैक्सिमम, हम इनके साथ क्या-क्या कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, मैक्सिमम हम इनके साथ किस तरह से, इनके साथ अब हमने चलना है बिल्कुल। और हम इनके साथ हमने सोचना है कि हमने कैसे चलना है। हुँ, तो यहाँ तक तो बात बिल्कुल परफेक्ट, हमारे अब इस वक़्त गेम हमारे हाथ में है, लेकिन वो हमने सोचना है कि हमने इसको यूज़ अब कैसे करना है अपनी मुल्क की इकॉनमी को ठीक करने के लिए, अपने मुल्क के बाकी जो मामलात हैं उसको ठीक करने के लिए। तो ये अब मैं समझती हूँ कि मिल के बैठ के सोचना चाहिए। चलें, ये अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह की डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इस चीज़ को ट्रांसलेट कर सके। मैडम, थोड़ी-सी बात कर लेते हैं सोशल मीडिया के हवाले से। आपको पता है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाकी पूरी दुनिया के अंदर भी। और सोशल मीडिया के ऊपर फेक न्यूज़ जो है, उसने इलेक्शंस को भी इन्फ्लुएंस किया है। यूके के अंदर भी हमने ये चीज़ देखने को मिली, यूएस के अंदर भी हमें ये चीज़ देखने को मिली। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिबेट इसके ऊपर होती है। डिजिटल दहशतगर्द की जो टर्म्स हैं वो भी इस्तेमाल की जाती हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि एक एक रियलिटी है कि वक्त के साथ साथ जी। जो ब्रॉडकास्ट मीडिया, उसके अंदर डिक्लाइन आ रहा है और सोशल मीडिया की तरफ लोग जा रहे हैं ख़बरें लेने के लिए भी। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है कि इसकी क्या वजूहत हैं, क्यों लोग ब्रॉडकास्ट मीडिया से जो है हटते जा रहे हैं पाकिस्तान में? क्योंकि लोग सच सुनना नहीं चाहते हैं। अच्छा। मैं आज के दिन तक मैंने खबर लेने के लिए सोशल मीडिया का कभी सहारा नहीं लिया। हम्म। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो टीवी पे आ रहा होता है, बिल्कुल। मैं वही खबर जो हम्म। है मैं उसको समझती हूँ कि ये खबर है। हम्म। उसके अलावा सोशल मीडिया पे बहुत नॉइज़ है, इट्स वेरी नॉइज़ी। सही। आपको समझ नहीं आता आपने किस पे यकीन करना है, किस पे यकीन नहीं करना है। देयर इज़ हम्म। सो मच न्यूज़ हम्म। और इतना ओवरवेलमिंग है वहाँ पर सिचुएशन कि मैं पर्सनली, मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कभी वहाँ से खबर को नहीं टेकअप किया। मैं खबर करती हूँ टेकअप आपके जो टीवी चैनल्स हैं, सही। उनके न्यूज़ चैनल्स हैं, उसके ऊपर ही जो भी आता है मैं उसको एक हतमी खबर मैं उसको समझती हूँ। उसके अलावा जो हमारे अखबार हैं, मे बी आई एम दैट ओल्ड फैशन्ड, तो मैं अभी तक अखबार भी पढ़ती हूँ सही। और मैं जो है टीवी की जो खबरें हैं मैं उनको भी देखती हूँ। यस, हमारी जो आवाम है वो पसंद करती है, थोड़ी हाइप पसंद करती है, थोड़ी स्पाइसी न्यूज़। स्पाइसी न्यूज़ पसंद बिल्कुल। करती है। अब ये जो आपके जो यूट्यूब पे जो खबरें चल रही होती हैं, उनके जो ऊपर हेडलाइंस होती हैं वो कैसी आप देखेंगे स्पाइसी होती है। जितनी ज़्यादा वो हेडलाइन सख्त किस्म की होगी या नेगेटिव होगी, उतनी ज़्यादा उसके व्यूज़ होते हैं। बिल्कुल। तो दैट टेल्स द माइंडसेट जो हमारी सोसाइटी का इस वक्त चल रहा है। तो मैं समझती हूँ पैमरा का काम नेशन बिल्डिंग का भी है, उसमें अभी हम बहुत पीछे हैं। हम आवाम को सिखा नहीं सके, मे बी ये हमारी एक नाकामी है। हम आवाम को पॉजिटिविटी अपनी मुल्क के लिए जो है हमारी जो लॉयल्टी है उसको हमने कैसे साबित करना है, अपनी इदारों के साथ जो हमारी लॉयल्टी उसको हमने कैसे दिखाना है। मे बी पैमरा जो है अभी आवाम को जो एजुकेट करने का काम था, जो आवाम में अवेयरनेस क्रिएट करने का काम था, वो मे बी उस तरह से नहीं कर पाया। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये जो भी आपने बात की इसी से रिलेटेड है कि आपको नहीं लगता कि ये जो पाकिस्तान में ब्रॉडकास्ट मीडिया का जो डिक्लाइन है और सोशल मीडिया जिस तरीके से बढ़ रहा है,
ये एक तरह से ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि लोगों का ख़ासतौर पर नौजवान नस्ल का जो है एतमाद नहीं है पैमरा के ऊपर या ट्रेडिशनल मीडिया हाउसेस के ऊपर। जी, इसमें मैं ये कहूँगी कि नौजवान नस्ल का पिछले कुछ सालों में अ, उनको काफ़ी कुछ बताया गया है सही। और उनका जो माइंडसेट है उसको उसके साथ काफ़ी कुछ उनको उनके साथ प्ले किया गया है। ठीक है। और मैं समझती हूँ एक पूरी जो जनरेशन है वो इस वक्त उनका माइंड बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने अभी कहा है। बिल्कुल। तो यही मैं बात बार बार कह रही हूँ कि मीडिया के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो नेशन बिल्डिंग की तरफ भी तवज्जो दे। अब हमारे जो रूल्स हैं उसमें पब्लिक सर्विस मैसेजेस का भी एक शिक है कि मीडिया हाउसेस पाबंद हैं पब्लिक सर्विस मैसेजेस चलाने के। तो उसमें मैं कहती हूँ हम ना आपको कहें, आप खुद उसमें चलाएं। आप खुद उसमें ऐसे प्रोग्राम्स चलाएं मुल्क के लिए, अवामी वेलफेयर के लिए, क्योंकि 10% चलाना है तो वो हम क्यों आपको बताएं कि आप ये चलाएं। आप खुद चलाएं अवाम की फलाह और बहबूद के लिए, जिसमें अवाम की जो ज़हनी जो है उनकी तरबियत, हमारी यंग जनरेशन की जो ज़हनी तरबियत है वो हो। उसमें आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर आप बात करें, उसमें आप रिलीजन के ऊपर बात करें, रिलीजन एक्सट्रीमिज़म के ऊपर बात करें, उसमें आप हमारी जो है यंग जो जनरेशन है उनको बताएं जो चीज़ें उनको नहीं पता। तो वही बात है, इट इज़ काइंड ऑफ अ को रेगुलेशन। तो ये को रेगुलेशन का ही हिस्सा है। तो हम आपको क्यों बार बार बताएं कि जी ये पब्लिक सर्विस मैसेज है, तो ये आपकी भी, मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। नाजरीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सोशल मीडिया के ऊपर लोगों का एतमाद बढ़ता जा रहा है, मगर ये बड़ी खौफनाक बात है क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो न्यूज़ चल रही है उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। ब्रॉडकास्ट मीडिया के ऊपर जो ख़बरें चलती हैं उनकी ऑथेंटिसिटी होती है, वो एक रिसर्च के साथ और जनाब पूरी उसकी एक बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि ये जो ख़बर है ये सच्ची है या नहीं है। मगर ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त पैमरा के लिए भी और तमाम जो ब्रॉडकास्ट मीडिया हाउसेस हैं उनके लिए। मैडम, एक आखिरी सवाल आपसे। एक इंटरव्यू के अंदर आपने ये बताया था कि जब आप छोटी थी अपने वालिद साहब को ख़त लिखा करती थी, तो आज वो दुनिया में नहीं है, तो आज अगर आप उनको कोई ख़त लिखें तो क्या ख़त लिखेंगी आज आप उनको? जी, मेरे वालिद साहब बहुत बिज़ी रहा करते थे जब हम छोटे थे, तो उनसे हार्डली मुलाकात का टाइम मिलता था। तो जब वो घर आते थे तो हम उससे पहले सो चुके होते थे क्योंकि हमने स्कूल जाना होता था। तो फिर जो भी बात कोई ऐसी होती थी, कोई भी फरमाइश होती थी, तो वो फिर ख़त लिख के तो हम उनके साइड टेबल पे रख दिया करते थे या तकिए के नीचे, तो वो पढ़ लिया करते थे। और पढ़ के वो फिर सुबह हमें बुलाते थे कि बेटा ये आपने लिखा है तो मैं ये कर दूंगा या जो भी है। तो उनकी कमी बड़ी महसूस होती है। मैं अभी, बल्कि आपने ख़त लिखने की बात की तो मैं एक कॉन्फ्रेंस थी अभी, वर्ल्ड डेटा कॉन्फ्रेंस थी माल्टा में। तो मैं वहाँ पे थी मई में, तो मैं वहाँ पर बैठी थी और मैंने ख़ुद एक पिक्चर वहाँ पर ली और उसको मैंने पोस्ट कार्ड बनाया। और वो पोस्ट कार्ड बना के तो मैंने अपने वालिद साहब के नाम, टू माई फादर इन हेवन, तो वो मैंने लिखा और वो अभी भी मेरे पास है। तो उसके ऊपर बस मैंने यही लिखा कि बड़ी ज़रूरत है, अभी काफ़ी काम उन्होंने करने थे और लोगों की जितनी उन्होंने खिदमत की है, इतने लोगों को जॉब्स दी हैं, इतने लोगों को घरों के मालिकाना हकूक़, ज़मीनों के मालिकाना हकूक़, बहुत काम किया उन्होंने लोगों के लिए। तो मैं ये उनसे जानना चाहती थी कि जिस अंदाज़ में लोग उनको याद करते हैं और जिस अंदाज़ में दिल से लोग उनको मोहब्बत करते हैं, तो वो गुर तो हमें सिखा के चले जाते हैं। तो हमें तो कुछ समझ नहीं आता कि वो इस तरह का जो इश्क है जिस तरह आवाम उनसे करती है, तो वो हम तो कहीं भी नहीं पहुंच पा रहे। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच आयशा मंजूर भुट्टो साहिबा, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, ये रहा जी हमारा आज का प्रोग्राम। इसके अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने डिस्कस की पैमरा के कवानीन के हवाले से, और कुछ इंटरेस्टिंग बातें हमें पता लगी मंजूर अहमद भट्टू साहब के हवाले से भी। अपना ख्याल रखिए और अगले प्रोग्राम का वेट करें जिसमें किसी नए गेस्ट के साथ और किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा से पेश होंगे। अपने होस्ट हमाद सवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।